नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2000 ईस्वी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 3। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 2 कर लिया है और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि मिट्टी संरक्षण के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट से सही उत्तर को चुनिए। यानी सॉइल कंजर्वेशन के विषय में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और कौन सा करेक्ट है उसको आपको कूट की मदद से चुनना है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि मिट्टी में जीवाश्म वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दूसरा है आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है। ठीक है, और स्टेटमेंट तीसरा है नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी सही है। तो मिट्टी में जो जीवाश्म वर्धन है वो मिट्टी संरक्षण का भिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ जीवाश्म का मतलब ये होता है कि जीव जंतुओं का अंश, जैसे कोई पेड़ पौधे हो गए, कोई पशु पक्षी हो गए, जो सड़ कर गल कर जो मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें जीवों का अंश पाया जाता है ऐसी मिट्टी में, तो वो जिस मिट्टी में जीवों का अंश पाया जाएगा वो मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, तो वो मिट्टी का संरक्षण का भिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही है। फिर है आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? आवरण का मतलब यहाँ जो लेयर होता है मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी के ऊपर का जो लेयर होता है ये फसलों का उपयोग आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक किसी भी सॉइल में जो क्रॉप है, फसल है, उसमें जब आवरण नहीं रहेगा, उसका कवर नहीं रहेगा, तो उस क्षेत्र में जो मिट्टी है उसकी नमी नहीं बचेगी। तो आवरण जो है फसलों के उपयोग के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। और लास्ट है आपका नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। जो नहर से सिंचाई की जाता है वो सिंचाई के लिए, वो नहरी सिंचाई मिट्टी के संरक्षण के लिए प्रभावी नहीं है। ठीक है, यानी जो नहर से सिंचाई की जाती है उससे सॉइल इरोजन का जो समस्या है वो काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। तो ये प्रभावी संरक्षण का उपाय नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है, यानी स्टेटमेंट ये है ज्ञान एवं प्राविधिकी प्रमुख संसाधन है। ठीक है, दूसरा है अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं। ठीक, तीसरा है प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है। अब इसमें स्टेटमेंट का अगर आप एनालाइज करेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। जो ज्ञान है और प्राविधिकी है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारा मेन रिसोर्स है। नॉलेज है हमारे पास तभी हम किसी भी चीज़ को कर पा रहे हैं। तो नॉलेज हमारे लिए एक रिसोर्स है, ये बिल्कुल सही है। और टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए रिसोर्स है, ये भी सही है। देन है अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती है, ये भी बात सही है। यानी कि अगोचर का मतलब क्या हो गया? जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है वैसी वस्तुएं संसाधन हो सकती। तब बिल्कुल, जैसे कि ज्ञान है, तो ज्ञान को हम नहीं देख सकते कि आपके पास कितना ज्ञान है, तो ये हमारे लिए रिसोर्स है, तो ये सही है। और ऑप्शन नंबर सी है कि प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है। तो आपको पता होगा कि जितने भी, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया,
ये सारी चीज़ें क्या है, नवीकरणीय नहीं बल्कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हो गया आपका इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना व्यक्त करता है। यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो खनिज तेल है उसकी उपलब्धि की जो पॉसिबिलिटी है उसको व्यक्त करता है। तो ऑप्शन है ए आपके सामने, कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की अवतलीय स्थिति। दूसरा है कठोर चट्टानों के बीच छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की उत्तल स्थिति। सी है मुलायम चट्टानों के बीच में कठोर चट्टान की स्थिति। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर बी है, यानी कठोर चट्टानों के बीच जो छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की उत्तल स्थिति है, ये जो खनिज तेल की संभावना है ऐसे क्षेत्रों में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ एक वर्ड आता है फुटलूज उद्योग, यानी फुटलूज इंडस्ट्री क्या होता है। तो जो फुटलूज इंडस्ट्री है, फुटलूज उद्योग है, ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति यानी लोकेशन पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी या परिवहन लागत का असर नहीं होता है। यानी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया जाए, ठीक है, और इस इंडस्ट्री के आसपास जो कच्चा माल है और जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, इसके ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हो, यानी रॉ मटेरियल का और ट्रांसपोर्टेशन का, तो ऐसे इंडस्ट्री फुटलूज इंडस्ट्री कहलाते हैं, फुटलूज उद्योग कहलाते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो इसकी जो इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री होगा, उद्योग होगा, वहाँ पे रॉ मटेरियल लाने के लिए भी आपको चाहिए और रॉ मटेरियल लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी चाहिए। उसी तरह सीमेंट में भी और चीनी उद्योग में भी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उसके लिए कोई रॉ मटेरियल कहीं उत्पादित नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि ये बाज़ार से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है कहीं भी इस्टेब्लिश हो जाए तो वहीं से इसका जो बाज़ार है वो शुरू हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है और रॉ मटेरियल, इसलिए जो फुटलूज इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली है। अब जो हिमालय में धौलाधार श्रेणी है ये किस क्षेत्र में फैली है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर नेपाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो धौलाधार श्रेणी है ये आपका हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, ठीक, जो कि हिमालय जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है। यानी जो मानसून आता है गर्मी के दिनों में, तो उसके आगमन में, उसके अराइवल में, मानसून के अराइवल में कौन सा है जिसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो एल नीनो का है, तिब्बत का पठार का तापमान का है, या हिमालय की अवस्थिति का है, या दक्षिणी दोलन का है। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय की अवस्थिति जो है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका निभाती है। हालांकि जो तिब्बतन प्लेट्यू है इसका भी रोल होता है, लेकिन जो मेजर रोल है वो आपका हिमालयन जो रेंज है उसका लोकेशन है। अगर हिमालयन रेंज का लोकेशन आपका उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार नहीं होता तो हो सकता है कि भारत में ये बहुत हद तक संभावना है कि बारिश नहीं होती। ठीक है, मानसून भारत में नहीं रुकता और मानसून के कारण बारिश नहीं होती, तो हिमालय की अवस्थिति के कारण ही भारत में मानसूनी वर्षा होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है,
भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन मिलता है? यानी जो भारत में वर्षा होती है, ठीक है, तो सर्वाधिक विचलन यानी डेविएशन जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, छोटा नागपुर है, मालाबार तट है, या निम्न कर्नाटक पठार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, निम्न कर्नाटक पठार। यहाँ पर क्या होता है कि जो वार्षिक वर्षा का डेविएशन है, विचलन है, वो काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है? यानी जो क्षेत्र दिया गया है, इन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है? तो तीस्ता घाटी, रांची का पठार, कोंकण क्षेत्र या रॉयल सीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉयल सीमा का क्षेत्र, जो कि काफ़ी सूखा प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में शुद्ध कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा सही है? यानी भारत में जो नेट एग्रीकल्चरल लैंड है, इसके ऊपर जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उसका रेशियो पूछ रहा है, यानी कितने प्रतिशत भाग पर भारत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 से 40% जो क्षेत्र है इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अगर सिंचाई की बात करें हम लोग तो लगभग भारत में जो कृषिगत भूमि है इसका 47% भाग जो है ये जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है, यानी 47% भाग पर कृषि की जाती है भारत में। ठीक है, और सिंचाई के लिए लोग तालाबों पर निर्भर रहते हैं, नहरों पर निर्भर रहते हैं, नदियों पर निर्भर रहते हैं, झीलों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगर तालाब से भारत में सिंचाई की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पठारी क्षेत्र में तालाब से सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 राज्यों में कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत का सही अवरोही क्रम, यानी बड़ा से छोटा की ओर सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य पूछा है, उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा है, और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, केरल, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। अगर केरल की बात करें तो केरल में लगभग 96% जो लिटरेसी रेट है वो पाया जाता है। मिजोरम में अगर हम बात करें तो इसका जो है वो 91 पॉइंट समथिंग है, यानी 91% के आसपास। गोवा में 87% के आसपास है, महाराष्ट्र में 82 है और हिमाचल प्रदेश में भी 82 है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? यानी जो टेम्परेचर का इन्वर्जन है, विलोपन है, उसको कौन सा स्थिति उत्पन्न नहीं करता है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ठंडी रात करती है, पर्वताकीर्ण घाटी करती है, तीव्र वेग से बहती वायु ये नहीं करती है, और स्वच्छ आकाशीय भी करती है। ठीक है, तो तापमान विलोपन क्या है? तो तापमान विलोपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें तापमान के घटने के स्थान पर तापमान बढ़ने लगता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग अर्थ से, पृथ्वी से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, लेकिन कुछ दूरी के जाने के बाद इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, यानी तापमान में वृद्धि देखने को मिलता है। तो यही स्थिति तापमान का विलोपन कहलाता है। ठीक है, तो जो तीव्र वेग से जो वायु बहती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति एवं गतिशीलता की व्याख्या करती है? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ठीक है, तो ये जो है ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की व्याख्या करता है। ठीक है, किसकी व्याख्या करता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की व्याख्या करता है कौन? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया था?
तो ये बर्कनीज के द्वारा दिया गया था, ठीक है, पोलर फ्रंटल थ्योरी, ठीक। और इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का जो आधार है वो वाताग्र है, यानी फ्रंट है, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपने प्रारंभ से असवान तक यानी अवसान तक, खत्म होने तक 6 क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है। जो बर्कनीज थे इन्होंने ये बताया था कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये चक्रवात आपका 6 स्टेज में संपन्न होता है, यानी चक्रवात उत्पन्न होने से लेके चक्रवात का विनाश होने तक यानी समाप्त होने तक ये कितने स्टेज से गुजरता है, तो 6 स्टेज से गुजरता है। ये आपका जो जे बर्कनीज थे इन्होंने बताया था, ठीक, अपने पोलर फ्रंटल थ्योरी में। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ लोकल विंड्स हैं और कौन सा विंड कहाँ चलती है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये काफ़ी इजी है। जो चिनूक है आपका उत्तरी जो चिनूक है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, यानी ए का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ए का ऑप्शन नंबर 4 किस में है? चिनूक, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक। जो चिनूक है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी पश्चिमी यूएसए में, वेस्टर्न यूएसए में चलता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर पहला में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए का 4, ठीक। जो फॉन है, फॉन आपका कहाँ चलती है? तो ये स्विट्जरलैंड में, यानी बी का आपका ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सी है हरमट्टन। तो हरमट्टन आपको पता है कि ये उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, यानी जो हरमट्टन है ये कहाँ चलती है? उत्तरी अफ्रीका में, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। और जो सिराको है ये गिनी के तट पे मिलता है। तो इस प्रकार जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है बल्कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी समुद्र के जल में लवणता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वृष्टि यानी वर्षा का पड़ता है, समुद्री जलधारा का पड़ता है, बड़ी नदियों के मुहाने का भी जल प्रभाव पड़ता है, जबकि समुद्र तलीय वनस्पति का समुद्र के लवणता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। तो जिन समुद्री क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है ऐसे क्षेत्र में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। जहाँ पर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं ऐसे क्षेत्र में भी लवणता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और जहाँ नदियों का मुहाना होता है, जैसे बड़ी नदियाँ नील हो गई, मिसिसिपी हो गई, मिसौरी हो गई, ऐसी नदियों के मुहाने पर जो समुद्र में लवणता होती है वो काफ़ी कम होती है। तो जो समुद्र तलीय जो वनस्पति है यानी ओशंस बॉटम पर जो वेजिटेशंस है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ओशन के सैलिनिटी में। नेक्स्ट है मोहो आसन तथ्य स्थित है, यानी मोहरोविरिक जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो किसके किसके बीच पाई जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मोह जो निम्न आवरण है और ऊपरी मेंटल, ठीक है, निम्न आवरण और ऊपरी मेंटल, यानी जब हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना को बनाते हैं, ठीक है, तो पहले सियाल, सीमा और मेंटल क्रोड, इसी को हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो जो मोहो असंतता है वो ऊपरी मेंटल, ठीक, और निम्न आवरण यानी जो क्रस्ट है, निम्न क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी होता है यहाँ आपका मोहो असंतता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी जलवायु वायुदाब पेटियों के ऋत्विक खिसकाव का परिणाम है। यानी जो जलवायु है इसकी वायुदाब पेटियों के ऋत्विक खिसकाव यानी जो सीजनल वेरिएशन होता है उसका रिजल्ट है। तो कौन सा क्लाइमेट है? पश्चिमी अनुसमुद्रीय, भूमध्य रेखीय या भूमध्य सागरीय या गर्म मरुस्थलीय। तो जो भूमध्य सागरीय है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ये जो प्रेशर बेल्ट है उसका जो शिफ्ट होता है उसका रिजल्ट है, ठीक है, भूमध्य सागरीय।
जो क्लाइमेट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षनुमा अपवाह प्रणाली विकास होती कहाँ? समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में, असमान संरचना युक्त असमतल क्षेत्र में, समान संरचना युक्त शुष्क क्षेत्र में, या व्युत्क्रमित उच्चावच वाले क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो समान संरचना वाले क्षेत्र है, समतल क्षेत्र यानी होमोजीनस रीजन्स में, प्लेन क्षेत्र में जो वृक्षनुमा अपवाह प्रणाली है वो विकसित होती है। अब वृक्षनुमा का कहने का क्या मतलब है कि जो नदियां हैं, ये नदियां जब वृद्धावस्था में होती हैं तो इसके कई डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको वृक्ष के आकार में आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको वृक्षनुमा, तो जहाँ जो सरफेस का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेन होगा, समतल होगा, ऐसे क्षेत्र में आपका वृक्षनुमा जो अपवाह प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचल उत्पन्न होती है, यानी जो मैक्सिमम जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उससे जो एक्टिविटी है रिलेटेड वो कहाँ उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी के आवरण परत में से, मेंटल में से, क्रोड में से, या स्थिनोस्फेयर में से। तो आपको पता है कि जो स्थिनोस्फेयर है ये मॉल्टेन फॉर्म में है, यानी तरल अवस्था में है। तो यहीं से जो हलचल है वो उत्पन्न होता है और पृथ्वी पर ज्वालामुखी, प्लेटों का खिसकाव जैसी क्रियाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हॉस्ट स्थलाकृति उत्पन्न होती है वलन से, भ्रंशन से, अपर्दन से, या निक्षेपण से। तो ये काफ़ी इजी है, भ्रंशन से ही क्या होता है, हॉस्ट पर्वत का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और जो हॉस्ट है वो क्या होता है, कैसे बनता है? तो जब दो भ्रंश के किनारे का स्तंभ स्थित रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो ऐसे भाग को हम लोग हॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्षेत्र है, ये कोई भाग है, अब ये दोनों भाग अपने स्थान पर स्थित रहा और ये ऊपर यहाँ का जो पोर्शन है वो ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप ये क्या हुआ, ये तो स्थिर है, ये दोनों प्लेट, दोनों किनारे, और बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, उठ गया। तो उठने के बाद जो स्थलाकृति बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्ट कहते हैं। तो ये भ्रंशन के कारण उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट का निर्माण कैसे होता है? ये काफ़ी इजी है, बलुआ पत्थर का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, तो उससे क्वार्टजाइट पत्थर का निर्माण होता है। ओके, तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।